नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। गाजियाबाद के हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हिंडन नदी किनारे बसे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसा ही एक गांव गाजियाबाद के शहर के बीचों बीच करहेड़ा है, जहां आसमानी आफत ने तबाही मचाई है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्त की आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी ही भयानक तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। बाढ़ पीड़ित यहाँ पे लोग हैं जो बाहर भी निकल चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके कुछ परिवार यहाँ पर ऐसे भी आपको नज़र आएंगे जो अभी भी अपने आशियानों के अंदर रह रहे हैं, जिनके 2 से 3 मंजिला मकान हैं। लोग अपने ऊपर वाले मकान में शिफ्ट हो गए हैं, जाने का यहाँ अपने घरों से नाम नहीं ले रहे। लेकिन आप तस्वीर देखेंगे तो ये नई कॉलोनियाँ यहाँ पर बसी हुई है और यहाँ पर आप बाढ़ की स्थिति देखेंगे तो अभी लगातार पानी यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अगर हम बात माने प्रशासन की तो उनका कहना है कि पानी जो है कुछ जल स्तर उसका कम हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो मकान के आधे आधे दरवाजे आपको यहाँ डूबे हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, गाड़ियाँ भी पूरी पानी में डूबती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एसडीएम विनय कुमार हैं जो यहाँ पर कुछ परिवार रुके हुए हैं, उनके घर में राहत सामग्री पहुंचाने का काम प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद यहां पर की जा रही है प्रशासन के द्वारा। लगातार देखिए, अगर हम देखें तो नावों से लगातार यहां पर लोग आ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान भी हैं क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ पर ये स्थिति देखने के लिए मिली है। जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो यहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो दूध, खाना उनको पहुंचाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे होंगे वही परिवार हैं जहाँ पर जो लोग हैं खाना लेने के लिए अपने दरवाज़ों के बाहर आ रहे हैं। और देखिए, प्रशासन की जो ये पहल है, ये बहुत अच्छी पहल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नई कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, उससे पहले यहाँ पर पानी की निकासी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई निकासी का ऐसा स्थान नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर जो बहुत सारे जो ये देखिए खाना लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए, ये लोग हैं जो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अपने घरों में कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अपने घरों को निकल गए थे, फिर वापस आ गए और यहीं पर रुके हैं। वही देखिए, हमारे साथ देखिए पार्षद जी भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। और देखिए, लोग हैं जो बाहर जाने के लिए अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सर, किस तरीके की सुविधाएँ आपके द्वारा यहाँ पर दी जा रही हैं? जब से ये पानी आया है, हम लोगों ने यहाँ से जितने भी लोग फंसे हुए थे, ज़्यादातर अधिकांश 90% लोगों को बाहर निकाल लिया है। लेकिन कुछ लोग अपने मकान की सुरक्षा की वजह से रुके हुए हैं, जो कहने के बावजूद भी नहीं निकल रहे हैं। तो जो लोग यहीं पर रुके हुए हैं, हम उनको जो है दूध, पानी की बोतल और ब्रेड इस तरीके से सामान उपलब्ध करा रहे हैं। और जो कैंप में हैं लोग, उनको दोनों टाइम खाना, सवेरे नाश्ता, वो सब व्यवस्था है। कितने लोग लगभग कैंप में रुके हुए हैं? करीब 700 लोग कैंप में हैं जो उनके रजिस्ट्रेशन है। और कितने लोग ऐसे हैं जो इन कॉलोनियों में अभी भी रह रहे हैं? क्योंकि देखिए, पानी का जल स्तर कम आपके सामने ही इस गली में 3-4 लोग दिखाई दिए हैं। तो ऐसे ही जहाँ कहीं भी आप चारों तरफ देखेंगे, लोग कहीं इक्का दुक्का ही मकान में हैं। अधिकांश लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। आप अपने अनुभव से कितने साल बाद ऐसा पानी यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, बाढ़ की जो स्थिति है हमने तो अपने समय में नहीं देखी। अगर आपको कुछ याद हो? मैं 78 में, मैं 16-17 साल का था। 78 में जो बाढ़ आई थी, वो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली में, हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ थी। उस बाढ़ से ये 50% जो है सीन है। ये 45 साल बाद इस तरीके की बाढ़ पहली बार आई है। देखिए, ये थे पार्षद जी जिन्होंने बताया कि 1978 के बाद लगभग ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो एनडीआरएफ की बात करें या एसडीआरएफ की टीम की बात करें तो लगातार यहाँ पर देखिए गश्त की जा रही है, निगरानी भी कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको राहत सामग्री वहाँ पर मिल सके। तो प्रशासन के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि हर सुविधा उनको मुहैया कराई जा सके। और देखिए, लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि तो कितना गहरा आगे पानी है, या आप साफ तौर पर तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हो। अब देखना होगा कि इसके बाद जब लगातार पानी का जल स्तर तो घटेगा, लेकिन उसके बाद की जो यहाँ पर स्थिति होगी, महामारी यहाँ पर फैलने की पूरी आशंका है। क्योंकि जिस तरीके से पानी यहाँ भर गया है घरों में, तो देखिए, चाहे हम आई फ्लू की बात करें, जिस तरीके से यमुना का बाढ़ स्तर बढ़ा, उसके बाद देखिए 5 साल का रिकॉर्ड डेंगू अपना तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी काफ़ी लोग हैं घरों में, कम से कम 1-1 लोग रुके हुए हैं अपने अपने घरों में। अपने अपने घर में। हाँ। तो कुछ दिक्कत परेशानी अंदर किस तरीके की दिक्कतें? दिक्कत वगैरह तो उन लोगों को है ही है, ना पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। वहाँ पे पड़े हैं, मकान की रखवाली कर रहे हैं। रात में चोरों की वजह से मकान की रखवाली करनी पड़ रही है।
तो ऐसा कुछ हुआ है कि कोई वारदात की कोई हाँ, वहाँ आते हैं, कह रहे हैं कि रात को आ रहे हैं ताले तोड़ने। उसमें क्या है कि हम लोग पीछे से जब चिल्ला रहे हैं तो वो भाग रहे हैं फिर। बात के कटेड़ा के बाढ़ इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं और देखिए प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर एसडीएम विनय कुमार भी यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, जो यहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए हर संभव मदद की जा रही है। वहीं देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जितेंद्र, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार देखिए पानी का जल स्तर थोड़ा कम तो हो रहा है, लेकिन स्थिति है जो सामान्य अभी नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगभग मैं 4 से 5 दिन से लगातार कवरेज कर रहा हूँ और इन दिनों मैंने पानी को बढ़ते हुए बड़ी तेज़ी से देखा कि 2 घंटे बाद लगातार जो 2-2, 3-3 इंच करते हुए पानी बढ़ा और अब हालात ऐसे हैं। अब आपके सामने लगभग 6 फीट तक का लास्ट यहाँ पर पानी बढ़ा हुआ था और कल जो देखा होगा आपने कि किस तरह से हादसा हो गया और 2 लोग जो है बाढ़ के पानी में डूब भी गए थे। हालांकि लापरवाही रही, उसमें प्रशासन की कह सकते हैं या फिर उन घर वालों की भी लापरवाही कह सकते हैं कि इस तरह से वो कैसे पहुँच गए। लेकिन कहते हैं कि पुलिस भी जो यहाँ पर लगातार तैनात है वो किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, वो तमाम चीज़ें हैं। जैसे कि अभी इंस्पेक्टर साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने रोका भी था उनको। सर, किस तरीके की तस्वीरें थी जब वो कल बच्चे 2 डूबे हैं, आप लोग यहाँ पर थे, आपके द्वारा कहा जा रहा है रोकने की मेन ये था कि जहाँ जो एंट्री पॉइंट है हम लोग सभी लोग वहाँ खड़े थे, वो और उसके चाचा 3 लोग और आए थे, 2 भाई थे, एक उनके साथी था। चारों लोगों को हमारे द्वारा हर आदमी को अंदर जाने से मना किया जा रहा था, जिसमें उसके चाचा के द्वारा भी और सबके द्वारा उनको डांटा भी गया और वो लोग वापस चले गए दोनों। फिर वो किस साइड से घुसे हैं वो किसी को भी नहीं पता। उसके बाद रात में जब वो कैंप नहीं पहुँचे, 11 साढ़े 11 बजे जब कैंप में नहीं पहुँचे, जो राहत शिविर कैंप है, तब उन लोगों को शक हुआ कि कहीं बच्चे डूब न गए। तो रात से ही सारा पुलिस प्रशासन हम लोग रात से उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू में लग गए। उसके बाद अगले दिन उनकी जहाँ थोड़ी संभावना थी वहाँ से उनकी डेड बॉडी बरामद हुई। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बताया है प्रशासन के द्वारा उन बच्चों को रोकने की भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन बावजूद बच्चे क्योंकि यहाँ लोकल के रहने वाले थे, दूसरे रास्ते से अपना तरीका अपनाकर वहाँ पर वो चले गए और अपनी जान गंवा दी। क्या कहेंगे जितेंद्र? देखिए, जैसा कि बताया इन्होंने कि यहाँ पर रोकने की भी पूरी कोशिश की गई, 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। प्रशासन लगातार मुस्तैद है, दिन ही नहीं बल्कि रात में भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, उसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन उसमें घर वालों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं ऐसे बाढ़ के हालात में, उन पर नज़र रखनी है। कहीं ना कहीं वहाँ चूक हुई और दूसरी तरफ जो उन्होंने लापरवाही जो दिखाई उसका खामियाजा उनको अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। और दूसरी ओर अगर हम बात करें, अब बाढ़ का पानी तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या अब आने वाले समय में होगी वो महामारियों की सबसे ज़्यादा भयंकर यहाँ पर समस्या होने वाली है। और ऐसे में देखना होगा कि गाज़ियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से इस काम को पूरा करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती इनको मिलने वाली है। जिस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार यहाँ पर लोग रहते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें होंगी और वो काफ़ी देखना दिलचस्प होगा कि गाज़ियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से इसको काबू में लाता है। जितेंद्र, कितने लोग हैं जो बाहर राहत शिविर में अभी रुके हुए हैं? क्योंकि देखिए हमने देखा तस्वीरों में, हम पूरा दौरा भी करके आए हैं, तो बहुत सारे मकान यहाँ पर बने हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अभी की, जिस नाव में हम बैठे हैं, तो यहाँ पर डॉग्स का भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कितने लगभग लोग अंदर हैं और कितने राहत शिविर में वहाँ पर रुके हुए हैं? हाल देखिए, अगर अंदाज़ा लगाया जाए मोटा मोटा लगभग 40 से 50 ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही रुके हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं ये चिंता भी सताई जा रही है कि जहाँ बाढ़ से मकान को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि उनके घरों में चोरी ना हो जाए, इसलिए वो अपने मकान में रुके हुए हैं। और दूसरी एक उम्मीद की किरण ये भी दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, तो इक्का दुक्का लोग जो है वो अपना धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे सहयोगी जितेंद्र, जिन्होंने ये बताया कि अभी यहाँ पर जो स्थिति है वो आप तस्वीरों में खुद देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हालात सामान्य होने में लगभग 7 से 8 दिन, लगभग 1 हफ्ता यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो हालात देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पानी का जल स्तर बढ़ा है, उसके बाद अलग अलग तरीके के बारिश में आने वाले, पानी में आने वाले जानवर, जीव जंतु भी हैं, दलदल कीचड़ भी होगी, जिसके बाद देखिए बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से देखिए प्रशासन पहले ही अलर्ट है। और हालांकि कहा जा रहा है कि छिड़काव भी यहाँ पर किया जाएगा ताकि किसी भी महामारी को फैलने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि कितने दिनों बाद यहाँ पर हालात सामान्य होते हुए नजर आते हैं। यही खड़े रहना, इधर से आ रहा है। चलो चलो यार, एक बार इनको छोड़ दें डॉगीज को। चलो, ये फैमिली भी ऐसी हैं जो कई बार कहने के बावजूद भी नहीं। चलो ठीक है। हाँ जरूरत का सामान, हाँ, ये सारी फैमिली मतलब एक बार नहीं बढ़ी जाए एकदम। हाँ,
भैया इन्हें कुत्तों को छोड़ के फिर के वापस बुलाया। हाँ चलेंगे, इससे एक दो नाव और ले लेंगे। हाँ, इससे आगे जाना उधर विद्यांजलि के पीछे। वो ले लेना, वो जो नाव ले लेना। चलिए आगे है, आगे आएगा। नहीं पीछे चला गया वो। ये है ये अरे यहाँ थे। गाज़ियाबाद के करेड़ा में जिस तरीके की हमने बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें आपको दिखाई, तो वहीं अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके रहने का यहां पर जो है इन्हें स्थान दिया गया है। देखिए यही वो एरिया है, अगर आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं यहाँ पर अपने घरों से निकलकर जिन लोगों का अरेस्ट किया गया था वो यहाँ पर स्कूल में आकर ठहरे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा हर चीज़ यहाँ पर जो मुहैया कराई जा रही है, चाहे अगर हम बात करें तो निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगाया गया है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, क्योंकि ये सभी लोग अपने आशियाने को यहाँ पर छोड़ कर आए हैं। उसके बावजूद भी जिस तरीके की आप तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार यहाँ पर तेज़ बारिश होने के बावजूद भी प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर करेड़ा में किया गया, वहाँ पर कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने घर, अपने आशियाने में रह रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाएंगे तो देखिए किस तरीके के इंतज़ाम जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और देखिए कुछ लोग भी हैं। भैया किस तरीके के इंतज़ाम आप लोगों के लिए यहाँ पर किए गए हैं? मैडम इंतजाम तो टोटली है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, दवाई की भी है और रहने की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमें बिल्कुल महसूस हुआ कि हम लोग घर से बाहर हैं, हमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हमें यहाँ 3 दिन हो गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हमारे लिए। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, बाढ़ इलाकों से आ करके आपके घर डूब गए हैं, किस तरीके की प्रशासन की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सुविधाएं तो ठीक है, खाना पानी मिल रहा है, बाकी हमारा तो नुकसान हो रहा है। घर का सुविधा थोड़े बाहर मिलता है, बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। कुछ सारा सामान घर में है, दीवारें गिर रही हैं, फर्शें टूट रहे हैं, बहुत दिक्कत है। परेशानी तो बढ़ ही जाती है। मानिए कि पहले ये लोग खुलवाए नहीं, इंडन नदी बिल्कुल सूखा पड़ा था, अब खुला है तो थोड़ा पानी कम हो रहा है। अब फिर बढ़ जाए पानी, बारिश हो रहा है, चाहे उधर से कहीं अगर खोल दे तो फिर बढ़ जाएगा। घर में सब सामान रखे हैं तो भी गीला हो ही रहा है, किसी का दीवार टूट रहा है, किसी का फर्श गिर रहा है। इतना पानी भर गया है कि घर में भी पानी चला गया है हम लोग के। और मानिए कि यहाँ आए हैं, रह रहे हैं, तो सुविधा तो खैर खाना पानी चाय वो सब मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर स्कूल में आकर देखिए जो यहाँ पर शिविर लगाया गया है वहाँ पर रह रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये कंपोजिट विद्यालय करेड़ा का ये स्कूल है, जहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो पूरा अगर इस स्कूल में अगर हम देखें तो इसकी तस्वीर बदल गई है। पूरा एक गांव जिस तरीके से बस जाता है, ये तस्वीर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये वही लोग हैं जो अपने आशियाने को छोड़कर यहाँ पर स्कूल में आने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनके घर जो हैं पानी में डूब चुके हैं। लोगों को इंतज़ार है कि पानी का जल स्तर कब कम होगा, घटेगा। लोगों के घरों में जो पानी घुस गया है उसके बाद जब वो जल निकलेगा तो ये लोग अपने घरों की तरफ वापसी करेंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, सुविधाएं मिल रही हैं आपको यहाँ? हाँ मिल रहे हैं, मैं तो आ जाई हूँ। आ जाइए। हाँ बच्चे उच्चे हैं, पहले से हम आ जाए हैं, मिल रहा है सुविधा, बहुत कर रहे हैं लोग, न तो इतना पब्लिक कहाँ रहता। हाँ। कितना पानी आपके घर में चला गया है वहाँ भी? वहाँ घुटना का ऊपर पानी घर में चला गया है। हाँ देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर परिवार वालों
के साथ आपस में लोग मिलकर रह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक दुविधा, एक संकट ये था जहां पर देखिए बाढ़ आई और लोगों को अपने आशियाने छोड़कर यहां आना पड़ा। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो गाज़ियाबाद जिला प्रशासन के द्वारा यहां पर हर संभव मदद की जा रही है, चाहे खाने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, वहां से जानवरों तक का रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर आज भी चलाया जा रहा है, जिससे कि देखिए हर किसी की जान बच सके। वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, लगातार अभी आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि ज़ोरदार बारिश यहाँ पर हो रही है, उसके बावजूद भी देखिए लोगों के मन में डर है कि यहाँ पर बीमारी भी फैलेगी। उसके बाद भी देखिए गाज़ियाबाद प्रशासन का यही कहना है कि उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि हर किसी व्यक्ति को सुविधा मिल सके। पानी तो अभी देखो बढ़ेगा, जो पीछे से छोड़ा जा रहा है पानी, ये प्रशासन की थोड़ी गलती है जो पानी छोड़ा जा रहा है पीछे से। आगे पानी नहीं है हरियाणा नदी में। यहाँ आज तक यहाँ पहले जो पानी आया था सन 78 के अंदर में आया था, 78 में आया था, 78 में जो पानी आया था, उसके बाद में आज हम देख रहे हैं इस पानी को। अच्छा, ऐसा भी तो है जैसे बताया जा रहा है कि कॉलोनी अभी इस तरह से बनी है, डूब क्षेत्र में ये इलाका है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी क्षेत्र में मतलब जो कॉलोनी हमने जो काटी हुई है हमारे गांव के, मतलब जो भी मतलब जिन्होंने भी करा है, लेकिन उन्होंने भी इस क्षेत्र से मतलब जैसे भी कॉलोनी काटी गई है वो डूब क्षेत्र से बाहर निकाल दी गई है। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर तस्वीरें आपके सामने हैं और एक बार फिर मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से कल की तरह आज भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो तस्वीर आपके सामने है और यहाँ जो ट्रैक्टर अपर हैं, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं। पीछे कितना पानी है लगभग? पीछे बहुत पानी है, 5 फुट पानी है पीछे। अच्छा, पहले से प्रशासन लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रहा है कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्यों नहीं निकल रहे? कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं निकलो यहाँ से, मगर जब भी हमारे पौधा बहुत पड़ी है ना, वहाँ पोए है, वो ज़्यादा है, सामान लगभग सब खराब हो रहा है। हाँ, खराब हो रहा था। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाज़ियाबाद के करहेड़ा गांव के हालात कितने बेकदर हो चले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गाज़ियाबाद के नंगला अटोर और हिंडन के आसपास के जो गांव हैं, वहां पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं और लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। गाज़ियाबाद के वहीं लखनऊ से खबर है, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। पदाधिकारियों, सांसदों, कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर संवाद अब कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों में जोश यहां पर बीजेपी भरने का काम करेगी। सभी को प्रतिदिन करना होगा 2 बूथ अध्यक्षों से संवाद। बूथ अध्यक्षों के साथ आपको ये बता दें कि कुशल क्षेम हालचाल भी पूछना होगा। 150 बूथ अध्यक्षों के नाम और फोन नंबर भेजे गए हैं। बूथ अध्यक्षों से संवाद के दौरान नहीं देने हैं कोई भी दिशा निर्देश, ये भी यहां पर साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लगातार बूथ स्तर पर मजबूत करने की बीजेपी कोशिश लगातार कर रही है और यही वजह है कि अब पदाधिकारियों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर संवाद कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बूथ अध्यक्षों में जोश यहां पर बीजेपी भरने का काम करेगी। सभी को प्रतिदिन करना होगा 2 बूथ अध्यक्षों से संवाद, ये भी साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है। बूथ अध्यक्षों के साथ कुशल क्षेम हालचाल भी पूछना होगा। 150 बूथ अध्यक्षों के नाम और फोन नंबर भेजे गए हैं, ये भी जानकारी है। बूथ अध्यक्षों से संवाद के दौरान नहीं देने होंगे कोई भी दिशा निर्देश।
लखनऊ से खबर है, यूपी की 370 सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे सुविधा। मशीन लगाने के बाद मरीजों को नहीं होगी अब कोई भी समस्या। मरीजों को निजी केंद्रों पर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। प्रदेश के लाखों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। प्रदेश के बड़े अस्पताल पर बोझ भी कम हो जाएगा। सीएचसी में 50 बेड की आपको बता दें कि मैटरनिटी विंग भी बनेगी। साथ ही साथ अधिक आबादी वाले क्षेत्र में बनाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ पर 370 सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे सुविधा मिलेगी और इससे लोगों को बेहद सुविधा मिलती नजर आएगी। समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, सुविधा यहाँ लोगों को मिलती नजर आएगी।